नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है सोमवार और डेट है सितंबर 4, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा कवर कर लें कि हम आज क्या क्या कवर करने जा रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर। तो एडिटोरियल सेक्शन से जब हमें कवर करना है, कोर्ट्स ऑर्डर एंड द ASI सर्वे आर फ्लॉड, द राइज एंड द फॉल ऑफ ए रशियन वॉरलॉर्ड, ये एडिटोरियल सेक्शन से हम कवर करेंगे। न्यूज़ सेक्शन से हम कवर करने जा रहे हैं GDP सेंट्रिक व्यू चेंजिंग टू ह्यूमन सेंट्रिक वन, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू है, उससे रिलेटेड है ये न्यूज़। अगला है आदित्य L1 हेल्दी इन न्यू ऑर्बिट सेज इसरो, तो इसरो से जो आदित्य L1 लॉन्च किया गया है उसके बारे में है। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में हम कवर करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द डिबेट अराउंड वन नेशन वन इलेक्शन, हम समझेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। अगला जो स्टेटस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये दोनों हम टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के अंदर कवर करने जा रहे हैं। इसके बाद एक साइंस सेक्शन से न्यूज़ है द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स विद ह्यूमन ब्लड, तो ये सब आज बेसिकली हम कवर करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं अपना आज का अखबार का विश्लेषण। पहली खबर जो आप फ्रंट पेज पर देखेंगे तो फिस्कली इम्प्रूडेंट पॉलिसीज पॉपुलिज्म अफेक्ट द पुअर, ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू हुआ था। G20 की समिट जैसा कि आप जानते हैं भारत के अंदर होने जा रही है, उस समिट से जस्ट पहले ये प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू सामने आया है और इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, पॉपुलिस्ट मेजर्स एक तरह से ऐसे मेजर जिससे आम जनता को हम तुरंत उनकी कुछ भी ऐसी समस्याएं जो कि हमारे राज्य का या हमारे देश का जो बैलेंस है, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है हमारा, उसे हम ताक पे रख के हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे क्या होता है कि हमें शॉर्ट टर्म गेन्स तो मिल जाते हैं, पॉलिटिकल गेन्स जो हमारे होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन्स जब हम बात करेंगे तो हम ये मेजर्स अपना के, ये पॉपुलिस्ट मेजर अपना के हम लॉन्ग टर्म गेम्स के साथ जो हमारे गेन होने चाहिए लॉन्ग टर्म पीरियड में, उन्हें हम खो देते हैं। तो इसी को लेकर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने बताया कि इन्होंने बहुत बार ये राज्यों से, राज्य की जो सरकारें होती हैं उनसे इन्होंने आग्रह किया है कि जो राज्य की सरकार हैं उन्हें फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाकर चलना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स जब वो लाते हैं तो उन्हें ये ध्यान पे रखना चाहिए कि जो राज्य की अर्थव्यवस्था है उसे बहुत नुकसान ना हो उनके किसी ऐसे स्कीम से, जिससे ये ना हो कि जो ओवरऑल भारत का जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो बिगड़ जाए। तो यही है बेसिकली, ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इन्होंने कोट किया है कि जो भारत है वहाँ पर देखने को मिला है कि विपक्षी दल वादे करते हैं, ऐसा इनका मानना है कि विपक्षी दल वादे करते हैं और वो कुछ ऐसे वादे कर देते हैं जिससे जो भारत की फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, जो राज्यों का फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उस पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसे कंसीडर ना करते हुए जो वादे होते हैं वो शॉर्ट टर्म मेजर होते हैं, एक तरह से चुनाव जीत लेने के और शॉर्ट टर्म विज़न के साथ एक्ट किए गए होते हैं बजाय लॉन्ग टर्म विज़न को देखने के। तो यही है बेसिकली इंटरव्यू में, जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू था। आगे इंटरव्यू के और डीप में थोड़ा एनालिसिस है तो हम वो अभी कवर करने जा रहे हैं न्यूज़पेपर में, बने रहिए हमारे साथ। आगे हम चलते हैं तो हमें एडिटोरियल सेक्शन से कवर करना है कोर्ट्स ऑर्डर एंड द ASI सर्वेज आर फ्लॉड, ये एक एडिटोरियल लिखा है, ये दुष्यंत दवे ने लिखा है जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। तो क्या क्यों लिखा गया है मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी हाल ही में आपको एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करती हुई दिखाई देती है, वो न्यूज़ है वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से, ज्ञानवापी मॉस्क जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में।
तो उससे रिलेटेड न्यूज़ बहुत सर्कुलेट होती है। तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ क्या है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि भारत की एक एजेंसी है, भारत गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने का काम करती है भारत के अंदर। ये अंग्रेज़ों के समय से बनाई हुई एक एजेंसी और बहुत एक प्रतिष्ठित संस्थान है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो एक पेशकश करती है कि उसे ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसके अंदर सर्वे करना है, साइंटिफिक सर्वे करना है और पता लगाना है कि साइंटिफिकली वो जो प्लेस है, जो ज्ञानवापी मॉस्क है जहाँ पर वो मौजूद है, क्या वो पहले किसी और रिलीजन की जगह थी। तो उसी को लेकर इन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है। सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचते हैं ज्ञानवापी मॉस्क के तरफ से कि जो लोग चाहते हैं कि ना हो सर्वे, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं कि हमें स्टे दे दिया जाए, इससे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रोक दिया जाए कि कोई भी सर्वे ना कराया जाए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ये मसला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि जो एएसआई है वो सर्वे करा सकती है और उसे सर्वे कराने की अनुमति एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दी जाती है, जिसे लेकर ये एडिटोरियल लिखा गया है। अब ये कहते हैं कि भारत के अंदर 1991 में एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट पास कराया गया था, जिसके तहत क्या किया गया था कि जो भी भारत में रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद या कोई भी अन्य बौद्धिस्ट स्ट्रक्चर, जो भी चीज़ है उसे हम 15 अगस्त 1947 के लेवल पर छोड़ देंगे। इसके आगे कोई भी क्लेम हम वो नहीं करेंगे, अप्रूव नहीं करेंगे। और जितने भी क्लेम्स चल रहे हैं उन्हें, जो कोर्ट के अंदर क्लेम्स चल रहे हैं, जैसे कोई मॉस्क है तो मॉस्क पर किसी ने अगर क्लेम कर रखा है कि ये मंदिर था, उसके जितने भी केसेस चल रहे होते हैं सब पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991 के बाद से। तो अब क्या देखने को मिला है, दोबारा यही देखने को आपको मिल रहा है कि दोबारा से जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोविज़न एक्ट है उसकी अनदेखी की जा रही है और किया क्या जा रहा है कि दोबारा से जो पेंडोरा है, जो बॉक्स है रिलीजियस इंटॉलरेंस का भारत के अंदर कि सारे रिलीजन साथ में रह सकते हैं, उस चीज़ को एक तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं, ऐसा कहना है इस एडिटोरियल में जो लिखा गया है। अब ये बात करते हैं एक्ट की। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991 का जो प्रीएम्बल है वो कहता है एन एक्ट टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन 15th day ऑफ अगस्त 1947। तो ये क्या कह रहा है, मैंने आपको बता दिया कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उन्हें जैसे कि तैसा बनाए रखा जाए। अगर कोई नया चीज़ भी मिलती है, जैसे कोई आकर क्लेम करता है कि ये मंदिर था या मस्जिद थी, तो उस क्लेम को छोड़ दिया जाए और छेड़छाड़ ना की जाए। जो भी हमारा एग्जिस्ट करता था पैटर्न, जहाँ पर भी मस्जिद थी वहाँ मस्जिद रहे, जहाँ मंदिर था वहाँ मंदिर रहे। ये 15 अगस्त 1947 के बाद से। तो ये इस एक्ट का प्रीएम्बल है हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991 का। इसके बाद ये एक एक्सेप्शन भी देता था। तो इसने एक्सेप्शन किस चीज़ को दिया था, राम जन्मभूमि टेम्पल केस को इसने एक्सेप्शन किया था उस पर, जिस पर अभी 2018-19 के टाइम पर फैसला भी आ चुका है। तो यहाँ पर एक एग्जेम्पशन दिया गया था राम जन्मभूमि टेम्पल केस। और एग्जेम्पशन क्यों दिया गया था, क्योंकि कहा जा रहा था कि ये जो राम जन्मभूमि टेम्पल केस है ये 1947 से पहले का केस है, इस वजह से यहाँ पर केस, बाकी जो मैंने आपको बता दिया कि बाकी सारे केस को क्या किया गया था, एबेट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसके बाद जब आगे हम आते हैं तो ये दो बात करता है कि जो 1991 का हमारा एक्ट है वो पहले तो जो भी कन्वर्जन है उन्हें प्रोहिबिट करता है कि कोई भी मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया जाएगा या मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया जाएगा। और दूसरा ये क्या करता है कि जो भारत के अंदर रिलीजियस कैरेक्टर है हर वर्शिप की जगह का, उसे जो है 15 अगस्त 1947 से वही बना के रखा जाए।
अब ये बात करते हैं कि जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद थी, मैंने आपको बता दिया कि उसे इस एक्ट के तहत क्या किया गया था, कोर्ट ने क्या कहा था कि राम जन्मभूमि केस जो चल रहा है उसे चलने दिया जाए, क्योंकि वो 15 अगस्त 1947 से पहले का केस है। तो ये एक तरह से एग्जेम्पशन निकल के आया था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस, और ये एक्ट जब पास कराया गया था तो ये इसीलिए पास कराया गया था कि आगे से ऐसी चीज़ें ना निकल के आएँ, जिससे क्या होता है कि भारत के अंदर एक तरह से माहौल बनता है कि रिलीजियस फैनेटिज्म चालू हो जाता है भारत के अंदर। ये हमें देखने को मिला ही है। अयोध्या की जब मस्जिद को गिराया जाता है तो उसी के बाद से ये एक्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है भारत के लिए। अब ये आगे बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, जो पार्लियामेंट ने पारित किया था, तो वो एक तरह से प्रोटेक्शन देता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, साथ ही साथ सिक्योर करता है जो भी उनकी प्लेस बनी हुई है, जो कि फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं हमारे संविधान की। तो यही बेसिकली बात करता है। आगे हम देखते हैं जो ये एक और जजमेंट में बात कही जाती है कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं उन्हें हम अंडू नहीं कर सकते हैं, जो पहले गलत हो चुका है उसे हम अंडू नहीं कर सकते हैं, बजाय इसके हमें आगे की तरफ देखना चाहिए और 1947 के बाद से एक तरह से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देनी चाहिए कि दोबारा से ऐसी चीज़ें जो रिलीजियस फैनेटिज्म होता है ये दोबारा ना वापस आ सके। आगे ये बताते हैं कि जब 1991 का एक्ट आया था तो सबसे पहले उस एक्ट को चैलेंज करने के लिए जो अपील डाली गई थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली गई थी, जिसमें जो जस्टिस थे उस वक्त के इलाहाबाद हाई कोर्ट के DV शर्मा, उन्होंने कहा था कि ये जो एक्ट है 1991 का, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट है, ये सारे केसेस को नहीं ख़त्म कर सकता। एक तरह से बेसिकली उन्होंने ऐसा फैसला दिया था जो खिलाफ था 1991 के एक्ट के। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे एक तरह से ग्रीन लाइट मिल जाती है और ये एक्ट जो है जैसा कि तैसा है वैसा बना दिया जाता है। आगे जब ये बात करते हैं अब की, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमें ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर हमें सर्वे कराना है, जिसे लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिसीजन दिया कि आप जाकर अपना कर सकते हैं सर्वे। उन्होंने ASI को डिसीजन दिया। जो सुप्रीम कोर्ट की जज बेंचेस बैठी थी, तो ये उन्हीं जज बेंचेस को कहते हैं कि ये जो फैसला है वो ओवरलुक्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 1991 वाला प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट है उसे पूरी तरह से ओवरलुक कर दिया है। और कब ओवरलुक कर दिया है? जबकि ये ऑब्लिगेशन है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उसे इंटैक्ट रखने का, उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इंटैक्ट रखने का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक तरह से प्रेशर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस ऑब्लिगेशन को अपना छोड़कर उसने ऐसा फैसला सुनाया है जिसमें ASI के सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। अब ये बात करते हैं कि पेंडोरा बॉक्स को खोल देने की। तो अब ये कहते हैं कि यहाँ से हम आगे कितना जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, तो उसे देखकर और भी जो लोग हैं वो भी पहुँचेंगे सुप्रीम कोर्ट और वो मांग कर सकते हैं कि जो लाल किला है, जो ताजमहल है, इन पे भी सर्वे कराया जाए। और ऐसे करके अगर देखने को मिलेगा तो हर गांव, हर विलेज में कोई भी आदमी जाकर क्लेम कर सकता है। जैसे यहाँ पर, वहाँ पर कोई मंदिर बना है तो कोई मुस्लिम वहाँ पर पहुँचकर कह सकता है कि यहाँ पर हमारी मस्जिद थी पहले। तो ये एक तरह से पेंडोरा का बॉक्स खोल देने के हिसाब से फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था। यही है बेसिकली इस एडिटोरियल में। आगे हम चलते हैं तो ऑनवर्ड सनवर्ड आदित्य L1 के बारे में है। तो आप जानते ही होंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में। जिसे नहीं पता है, जो नए दर्शक हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ आदित्य L1 क्या है। तो इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसपे एक स्पेसक्राफ्ट फिट है। उस स्पेसक्राफ्ट का नाम है आदित्य L1। क्या है, क्या करेगा आदित्य L1? तो ये सूरज को जाकर सूरज की स्टडी करेगा, सूरज को पढ़ेगा, ये सूरज की स्टडी करेगा और समझेगा कि सूरज का जो कोरोनल हीटिंग है, जो पैटर्न है सूर्य का हमारे, उसे समझने की कोशिश करेगा। तो इसी को लेकर जो ये एडिटोरियल लिखा गया है।
तो ये बात करते हैं कि भारत का ये पहला सोलर मिशन बन गया है और एक तरह से अभी तक जहाँ तक ये चल रहा है वो अच्छी तरह से जा रहा है ये सूरज की तरफ। अब लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है आपको ये समझ लेना है। तो मान लेते हैं, यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये हम सन को मान लेते हैं और ये हम मान लेते हैं अर्थ को। अब अर्थ की भी एक ग्रेविटी है और सन की भी एक ग्रेविटी है। एक ऐसा पॉइंट स्पेस के अंदर सन और अर्थ के बीच में जहाँ पर दोनों की ग्रेविटी एक दूसरे को इक्वल कर दे, तो एक तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट पर जहाँ पर जिस पॉइंट पर होगा उसे हम L1 पॉइंट हमने दिया है। ऐसे और भी पॉइंट हैं, L2 पॉइंट, L3 पॉइंट, L4 पॉइंट और L5 पॉइंट। तो जो हमारा L1 पॉइंट है ये क्या करेगा, एक तरह से यहाँ पर हमारा स्पेसक्राफ्ट जो होगा ये सन की ग्रेविटी साथ ही साथ जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है दोनों की मदद लेकर खुद को बैलेंस कर लेगा अपनी उसी पॉइंट की जगह पे। तो यहाँ पर इसे पहुँचना है। और मैं आपको बता दूँ कि जो सोलर विंड्स होती हैं, सूरज से जो विंड निकल कर आती हैं, वो क्या करती हैं, वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती हैं, बहुत हाई टेम्परेचर में होती हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती हैं। तो इसी को लेकर इन्होंने कहा है कि जो आदित्य मिशन है उसे देखना होगा, आदित्य L1 जो हमारा मिशन है, तो हमें देखना होगा कि वो ऐसी किसी त्रासदी में ना फंस जाए। आगे ये बात करते हैं कि जो हमारा लैग्रेंज पॉइंट है L1 पॉइंट, वो कितना है पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है वो पृथ्वी से, लैग्रेंज पॉइंट जहाँ पर आदित्य L1 को जाना है। और आपको न्यूज़ के हिसाब से बता देता हूँ कि जो अभी क्या कर रहा है, तो अभी आदित्य L1 क्या कर रहा है, वो अर्थ के अराउंड चक्कर काट रहा है और अपनी ऑर्बिट को हर चक्कर के साथ बड़ा कर रहा है। और एक ऑर्बिट, एक टाइमलाइन ऐसा आएगा जब वो अपनी ऑर्बिट को अपनी डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ के बराबर बड़ा कर लेगा, तो वो अपने आप को इंजन ऑन करके अर्थ से रिलीज करके लैग्रेंज पॉइंट की तरफ जाने की जर्नी को अपना शुरू कर देगा। यही है बेसिकली आदित्य L1 मिशन। आपको ध्यान रखना है आदित्य L1 मिशन के बारे में कि ये भारत का पहला सोलर मिशन है और इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। 2 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया था। आगे हम चलते हैं, तो ये एडिटोरियल आप कवर कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। द राइज एंड फॉल ऑफ रशियन वॉरलॉर्ड क्या है एडिटोरियल, मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है कि रशिया जो है, रशिया में जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने यूक्रेन के ऊपर एक तरह से वॉर छेड़ रखी है, जिसको लेकर जो रशिया के अंदर देखने को मिला था करीबन फेब के महीने में, मार्च के महीने में, कि जो रशिया का बनाया एक ग्रुप था जिसका नाम था वैगनर ग्रुप। ये रशिया का ही बनाया हुआ है, एक तरह से प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है, इसे रशिया ने ही बनाया है। तो इसके जो हेड थे, इसके जो लीडर थे, वो जाकर रशिया को, जो मॉस्को है, मॉस्को को ही घेरने की कोशिश कर देते हैं। और ये करते क्यों हैं वैगनर ग्रुप के लीडर्स तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनका जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उससे एक तरह से इनकी लड़ाई चल रही थी। ये मान रहे थे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है रशिया की, वो अच्छे से यूक्रेन वॉर को नहीं देख रही है, जिसको लेकर ये जो वैगनर ग्रुप है ये आकर रशिया का जो कैपिटल सिटी है उसके करीबन 200 किलोमीटर तक पहुंच जाता है, मॉस्को के 200 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। अब देखने को क्या मिला कि कुछ दिनों पहले क्या देखने को मिला कि ये जो भी वैगनर ग्रुप के चीफ थे, ये जो भी हेड थे, 5-6 हेड लोग जो वैगनर ग्रुप को संभालते हैं, ये एक फ्लाइट से जा रहे थे और खबर आती है कि वो फ्लाइट क्रैश हो गई और फ्लाइट क्रैश होने के बाद उन सबकी मौत हो गई है। तो इसी को लेकर इन्होंने एडिटोरियल लिखा है कि जो रशिया के खिलाफ, रशिया के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट
व्लादिमीर पुतिन उनके खिलाफ जो ग्रुपिंग हो रही थी, तो एक तरह से यही देखने को मिला था कि जो वैगनार ग्रुप है वो एक तरह से रशिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ हो गया था। और उसी को लेकर जो लोग हैं वहाँ के रशिया के, वो ये मानते हैं कि ये प्रेसिडेंट पुतिन का करवाया हुआ काम है। ये जो इनकी मृत्यु हो गई है इतने चीफ्स की वैगनार ग्रुप के, तो ये प्रेसिडेंट का करवाया हुआ काम है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया के ऊपर पुतिन की एकदम स्ट्रांग होल्ड बनी हुई है, जिसे हम आयरन क्लैड होल्ड कहेंगे। तो जब आयरन क्लैड होल्डेड है रशिया, और उसके बाद देखने को मिला कि जो फर्म ऑपोजिशन बन रहा था प्रेसिडेंट के खिलाफ, पुतिन के खिलाफ, उनकी जब मौत हो जाती है तो दोबारा से रशिया के अंदर दोबारा पुतिन ही बचते हैं। अब और क्या देखने को मिलेगा यहाँ कि वैगनार ग्रुप, जो कि एक तरह से माना जा रहा था कि वो जाकर रशिया में इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है और पुतिन को सीट छोड़ने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन देखने को मिला कि उनके सारे हेड्स की मौत हो गई है, जिसकी वजह से अब पुतिन दोबारा फिर से दोबारा से पूरी पावर में आ गए हैं। और मार्च 2024 में इलेक्शन होना है रशिया के अंदर। तो ये बेसिकली एडिटोरियल में कह रही हैं कि अभी तक कोई हमें अपोजिशन नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा अपोजिशन नहीं दिख रहा है जो कि रशिया में पुतिन की जो लीडरशिप है उसे चैलेंज कर सके। वहाँ के नॉर्मल लोगों का बात ये करती हैं, तो जो वैगनार ग्रुप था उसके बहुत सारे लोग ये मानते थे, जो वैगनार ग्रुप था वो मानते थे कि रशिया जो यूक्रेन के अंदर वॉर कर रहा है वो अच्छे से नहीं कर रहा है। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है रशिया की, वो अच्छे से अपना काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वॉर एक्सटेंड होती जा रही है। तो ये एक तरह से वैगनार ग्रुप का कहना था और उनके सपोर्टर्स का कहना था। लेकिन अब जब देखने को मिला है कि इनकी मौत हो गई है सबकी, जो भी हेड ग्रुप थे, जो हेड थे इनके, तो नया जो हेड्स बनाए जाएंगे वो भी पुतिन द्वारा ही बनाए जाएंगे। यही था बेसिकली इसमें एडिटोरियल में। आगे हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो ओपिनियन से हम देखते हैं। तो ओपिनियन सेक्शन में ये बात करते हैं मेजरिंग हंगर अक्रॉस स्टेट्स। तो आपको पूरा समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बता देता हूँ अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक रिपोर्ट निकालती है। ये 2022 में रिपोर्ट आई थी। तो ये क्या करती है कि इंडिया की रैंकिंग जो है वो 107 रैंकिंग दी जाती है 121 देशों के अंदर। 121 देशों में इंडिया की रैंकिंग 107 है, जो कि पाकिस्तान के भी पीछे है और नाइजीरिया के भी पीछे है। इसके बाद जो मेन चीज़ मानी जाती है, जो भारत के अंदर माना जाता है कि क्यों भारत की इतनी रैंकिंग गिरी हुई है इस चीज़ के अंदर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर, तो वो अंडर नॉरिशमेंट के मसले पर है कि जो भारत के अंदर अंडर नॉरिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसके बाद ये बात करते हैं कि जो हम नेशनल लेवल पर जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स नापते हैं, GHI को जब हम नापते हैं, तो हम कैलोरी अंडर नरिशमेंट लेते हैं कि कितनी कम कैलोरीज खा रहा है कोई इंडिविजुअल। चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन देखते हैं कि बच्चों के अंदर कैसा मेल न्यूट्रिशन है। अंडर 5 मॉर्टेलिटी देखते हैं कि 5 साल से कम बच्चों की मृत्यु दर क्या है। तो इन सब चीज़ों को देखकर जोड़कर ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। अब जब ये बात करते हैं कि भारत की, तो भारत में ये बात करते हैं कि जो स्टेट हंगर इंडेक्स है भारत के अंदर, उसे हम कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या लेते हैं उसमें हम सारी चीज़ें लेते हैं, बस हम एक चीज़ को छोड़ देते हैं जो है कैलोरी अंडर नरिशमेंट। सॉरी। तो हम कैलोरी अंडर नरिशमेंट को हम भारत के अंदर छोड़ देते हैं और ये यही बात करते हैं कि जो सर्वेज हुए हैं भारत के अंदर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के और बाकी जो सर्वेज कराए जाते हैं, उसमें कैलोरी अंडर नरिशमेंट की बात नहीं होती है। और ये बताते हैं कि अभी हाल ही में जब रैंकिंग्स निकल के आई स्टेट हंगर इंडेक्स की, तो देखने को मिला कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जो है इनका स्कोर 35 आया है। अब आपको मैं स्कोरिंग बता दूं तो 0 से 100 का स्कोर होता है। 0 मतलब ज़ीरो हंगर, कि कोई भूखमरी नहीं है, 0 का मतलब। तो इसमें आपकी जितनी कम रैंकिंग होगी, जितने कम पॉइंट्स होंगे, उतना बेटर आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब
बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो 35 इसकी रैंकिंग है, जो स्कोर है 35 है। तो ये एक तरह से अलार्मिंग कैटेगरी के अंदर आएगा। आगे बात करते हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल की। तो इनका जो एवरेज रैंकिंग है वो 29 से ऊपर है, तो ये भी एक तरह से अलार्मिंग कैटेगरी है। अब ये बात करते हैं कि अगर हम अफ्रीकन नेशंस को देखेंगे जैसे कि हैती, नाइगर, लाइबेरिया, सिएरा लियोने, तो इन सब को जब हम देखेंगे तो इनमें भी 29 का ही एवरेज अराउंड बैठता है। तो ये एक तरह से बोल रहे हैं कि भारत जो हंगर के मामले में भारत पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, अगर स्टेट हंगर इंडेक्स भी हम देखेंगे तो। अब आगे ये बात करते हैं कि नेशनल सैंपल सर्वे के कुछ सर्वे कराए गए थे जिसमें न्यूट्रिशनल इनटेक की बात की गई थी, और ये सर्वे लास्ट बार जो बात कराया गया था वो 2011-12 में कराया गया था। इसके बाद से ऐसा सर्वे नहीं कराया गया है भारत के अंदर। तो ये चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि भारत को सर्वे कराना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशनल इनटेक की बात भी की जाए। अभी आगे बात करते हैं कि 78वां नेशनल सैंपल सर्वे करवाया गया था 2020 और 21 में, जिसमें जो की क्वेश्चंस थे उसमें क्वेश्चंस में जो फूड का हमारा न्यूट्रिशनल इनटेक है इसे भी रखा गया था। लेकिन जब रिपोर्ट निकल के आती है भारत सरकार द्वारा तो उस रिपोर्ट से जो की क्वेश्चंस थे, जो न्यूट्रिशनल इनटेक्स के बारे में क्वेश्चन थे, उन्हें गायब कर दिया जाता है। अब ये आगे बात करते हैं कि हमें जो रियलिटी है उसे फेस करना है, बजाय इसके कि हम जाकर, जैसे कि भारत की सरकार जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आता है, जो डाटा आता है, उसे मानने से मना कर देती है कि भारत के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है जैसे कि रिपोर्ट में दर्शाया जाता है। उसी को लेकर ये बात करते हैं कि हमें रियलिटी को फेस करना चाहिए। हमें अपने भारत के अंदर जो न्यूट्रिशनल इनटेक है उसका डाटा बहुत अच्छे से कलेक्ट करना चाहिए, जिससे हमें क्रिटिकल इंसाइट्स मिलेंगे कि हमें कहाँ किस दिशा में काम करना पड़ेगा अंडर न्यूट्रिशमेंट और चाइल्ड न्यूट्रिशन के मसले पर। आगे हम चलते हैं तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट से एक न्यूज़ आ रही है, तो क्या है हम कवर कर लेते हैं। स्टेटस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में है ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट। तो क्या क्या क्वेश्चंस हम कवर करने जा रहे हैं कि व्हाट हैव बीन द वेरियस अमेंडमेंट्स, 2005 के बाद से क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं आरटीआई एक्ट में। पेमेंट मेथड, अगर आरटीआई किसी को फाइल करवानी है तो। आगे बात करता है जो स्टाफ है इंफॉर्मेशन कमीशन का, उसके बारे में बात करता है। इसके बाद ये बात करता है कि जो आरटीआई की ऑनलाइन एप्लीकेशन है क्या उसे सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इसके बाद ये बात करता है कि क्या पब्लिक सेटिस्फाई है जो आरटीआई का प्रोसेस आज चल रहा है भारत के अंदर। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आरटीआई एक्ट के बारे में। तो क्या हुआ था कि भारत में 2005 के अंदर एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया था 2005 के अंदर, जिसके तहत क्या था कि जो सेंट्रल और स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो भी डाटा है जो रेडिली अवेलेबल नहीं होता है पब्लिक के पास, उसे पब्लिक जाकर मांग सकती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये बेसिकली था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर। अब क्या हुआ है कि देखने को क्या मिला है कि बहुत सारे इन 13 साल के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम 2019 के अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे। तो 2019 में एक अमेंडमेंट लाया गया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर, जिसमें क्या कहा गया था कि जो केंद्र सरकार है उसके पास पूरी पावर रहेगी कि जो भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, साथ ही साथ जो अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, उनकी कब तक के लिए वो सर्व करेंगे, उनकी जो टाइमलाइन है सर्व करने की, साथ ही साथ जो उनकी सैलरीज हैं, इन सब को लेकर जो केंद्र सरकार है उसके पास पूरी पावर्स पहुंच गई थी। ये 2019 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को अमेंड किया गया था। इसके बाद अभी देखने को मिला है कि 2023 में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लाया गया है, जिसे लाने के तहत क्या किया गया है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है इसके अंदर भी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो क्या कहता है 2023 का जो एक्ट आया है वो क्या कहता है कि वो
प्रोहिबिट कर देता है पर्सनल डाटा डिस्क्लोज करने का सिटीजन को। ये पावर दे देता है एक तरह से गवर्नमेंट को कि अगर कोई भी पर्सनल डाटा है तो गवर्नमेंट चाहे तो मना कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है उस डाटा को प्रोवाइड कराने से जो भी आरटीआई मांगने गया है। तो ये 2023 में अमेंड करके लाया गया है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें दिक्कत क्या है, तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन को हम कह सकते हैं कि ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, और गवर्नमेंट के पास अगर ऐसी पावर है कि वो मना कर सकती है कि कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करने से, तो हमें जो आरटीआई लाने का जो मकसद था मेन हमारा, वो ही खत्म हो जाएगा। अब आगे ये बात करते हैं कि जब ऑनलाइन आरटीआई की बात करते हैं तो ऑनलाइन आरटीआई में क्या है कि राज्य भारत की जो सरकार है, केंद्र सरकार, इसने आरटीआई पोर्टल लाया है जिसमें हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे राज्य सरकार हैं जो कि आरटीआई का पोर्टल ला चुकी हैं, और हम डायरेक्टली जो हमारी राइट टू इंफॉर्मेशन है उसे हम इंफॉर्मेशन पाने के लिए हम डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस चीज को। अब आगे की बात करते हैं, तो जब लोगों की बात करेंगे तो लोगों का क्या है कि लोग बेसिकली डिससेटिस्फाइड हैं गवर्नमेंट के ये सब जो फैसले आए हैं, जो अमेंडमेंट्स आए हैं आरटीआई एक्ट के अंदर। अब एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे अभी क्या होता था कि जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन शॉप थी वहाँ से किस किस ने राशन लिया है इस चीज़ का डाटा कोई भी आरटीआई एप्लीकेशन के द्वारा निकलवा सकता था, जिससे पता चल जाता कि जो भी पेपर्स के ऊपर लिखा गया है डाटा, जिसका भी नाम लिखा गया है, क्या उसे सच में राशन मिला है या बस पेपर पे उसके नाम चढ़ा दिया गया है। लेकिन अब इसके बाद से क्या देखने को मिलेगा कि ऐसा कुछ, जब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही नहीं ले पाएंगे किसी सिटीजन के बारे में, उसके डाटा के बारे में, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो आरटीआई एक्ट के अंदर हमें ऐसे कुछ अनुसंधान मिले थे वो डाइल्यूट होते हुए नजर आएंगे। आगे हम चलते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन से डिबेट आजकल आप देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में, साथ ही साथ टेलीविज़न मीडिया में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो हम समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब भारत आज़ाद हुआ था और भारत में जब पहली बार चुनाव करवाए गए थे 1951 और 52 के टाइम पर, तो उस टाइम पर क्या देखने को मिला था कि भारत के अंदर ऑलरेडी वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसेस चालू था। जो भी केंद्र के चुनाव होते थे उन्हीं के साथ में ही जो राज्य के चुनाव होते थे वो भी कराए जाते थे। इन्हें हम कहते थे साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे ये। अब जब 1967 तक ऐसे ही साइमल्टेनियस इलेक्शन चले हैं भारत के अंदर, जिसे अब हम वन नेशन वन इलेक्शन जो हम कह रहे हैं, तो ये भारत के अंदर पहले भी हो चुका है। लेकिन देखने को क्या मिला था कि जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है आर्टिकल 356 के अंदर से, उससे क्या होता है, जो प्रोसेस होता है वो ब्रेक कर जाता है। जैसे मान लीजिए कि केंद्र की सरकार का चुनाव हुआ 2 तारीख को, 2 अगस्त 2000, हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे 2011 में, और सभी राज्यों का भी इसी में हुआ। 2 अगस्त 2011 के टाइम से चालू हुआ सबका इलेक्शन, सबका साइमल्टेनियस नहीं। अब क्या देखने को मिला कि इन 2 राज्यों में सरकार डिसॉल्व हो गई। अगर इन 2 राज्यों में सरकार डिसॉल्व हो गई है तो ये तो या तो दोबारा इसमें चुनाव करवाए जाएंगे, और वही एक तरीका, या तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा जो कि मैक्सिमम 3 साल तक ही लगाया जा सकता है। तो जो साइमल्टेनियस होने की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर फिर से भंग हो जाएगी। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा चुनौती है वन नेशन ऑफ वन इलेक्शन कराने में। यही देखने को मिला था कि जब 1959 का टाइम था, उस समय पे केरला की सरकार को आर्टिकल 356 लगाकर, जो प्रेसिडेंट रूल होता है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, वो लगाकर वहाँ की जो केरला गवर्नमेंट था उसे डिसमिस कर दिया गया था। तो वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी केरला की, उसे डिसॉल्व कर दिया गया था 1959 के अंदर। तो अब धीरे धीरे वही चीज़ें कंपाइल अप होते हुए क्या हुआ कि 1967 तक जो भी साइमल्टेनियस होते थे इलेक्शन वो सब भंग हो गए और अलग स्टेट्स में अलग तरह से इलेक्शन होने लगे। तो अब ये उसी के लिए बात करते हैं।
अब ये बात करते हैं भारत की सरकार की जो रिपोर्ट्स आई हैं, तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट हम देखते हैं। तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी एक 2018 की, जो कि जस्टिस BS चौहान द्वारा ड्राफ्ट की गई थी। तो ये ड्राफ्ट रिपोर्ट क्या करता है कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है भारत के अंदर, वो एक तरह से फीजिबल नहीं है जो आज का भारत का संवैधानिक ढांचा है उसके अंदर। तो ये क्या कहते हैं, बेसिकली इनका अदर वे ऑफ कहना है कि जो हमारा संविधान का फ्रेमवर्क है उसमें हमें बहुत सारे अमेंडमेंट करने पड़ेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को अप्लाई करने के लिए भारत के अंदर। अब एक अच्छी बात जो ये कहते हैं, जो बताई जाती है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से एक जो फायदा है वो है कि बहुत सारा पब्लिक मनी जो है वो बच जाएगा। क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं भारत के अंदर, जिसकी वजह से जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है, इन सबको करने के लिए गवर्नमेंट बहुत खर्चा करती है और ये टाइम टेकिंग एक्टिविटी होती हैं। इलेक्शन अलग जगह अलग टाइम पर इलेक्शन करवाते जाना, तो एक तरह से यही देखने को मिलता है अभी आज के टाइम पर कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलेक्शन करवाया ही जा रहा होता है भारत के अंदर। तो उन्हीं सबको एक कर देने के लिए, एक ला देने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात दोबारा से छेड़ी जाने लगी है। और ये कब से ज़्यादा तूल पकड़ ली है, जब से प्रेसिडेंट के अंदर एक 8 मेंबर की कमी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे भारत के रामनाथ कोविंद, उन्हें मिलाकर एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। टोटल 8 मेंबर हैं इस कमेटी में, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि ये भारत के अंदर लागू करा जाना चाहिए या नहीं। अब यहाँ 1999 की जब हम बात करते हैं, तो जब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया थी, वहाँ पर जब जस्टिस BP जीवन रेड्डी थे हेड चेयर पर, तो उन्होंने भी साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने की, मतलब कि वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया था। अब जब हम आगे बात करते हैं तो ये फीजिबिलिटी की बात करते हैं। सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो है फीजिबिलिटी का। तो आर्टिकल 83 क्लॉज 2 और आर्टिकल 172 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है जो राज्य सरकार हैं, स्टेट असेंबलीज हैं और लोकसभा है, तो इनका जो टेन्योर होगा वो 5 साल का होगा। और कब तक 5 साल का होगा, अनलेस इन्हें पहले डिसॉल्व कर दिया जाता है। इसके बाद मैंने आपको समझाया कि आर्टिकल 356 है, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जो फेलियर बता दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में, और जो राज्य सरकार है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, लगाया जा सकता है। तो अगर ये प्रावधान हमारे पास अवेलेबल है तो हमें देखने को क्या मिलेगा कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। जैसे चुनाव हुए, मान लीजिए कि एक साथ चुनाव हुए थे 2023 में, तो आगे क्या देखने को मिलेगा कि जब कुछ सरकारें जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया वो पहले ही कोलैप्स हो गई, वहां पर दोबारा मिड टेन्योर में खत्म हो गया उनका, 2 साल में ही मान लेते हैं 356 लगाने के बाद 2 साल में ही उनका टेन्योर खत्म हो जाता है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं वो आइडिया फेल हो जाएगा। आगे ये बात करते हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो फेडरलिज्म का समर्थन नहीं करता है। अभी क्या होता है भारत के अंदर कि जो वोटर हैं उन्हें एक तरह से मौका मिलता है हर टाइम पर, एक तरह से जहां भी चुनाव हो रहे होते हैं, कि उनकी बातें सुनी जा सकें। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर हो जाएगी, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो 5 साल में एक बार बस चुनाव हुआ करेगा, जिसमें आकर लोग अपनी बातें रखेंगे जो वोटर्स हैं, और जब गवर्नमेंट बन जाएगी तो उसके बाद 5 साल तक जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिशियन हैं, उन्हें जो इलेक्शन से लेके, वोट से लेके जो रिलेटेड चीज़ें हैं, मसले हैं, उन पर ज़्यादा वो ध्यान नहीं देंगे। तो ये भी एक बात कही गई है कि जो वोटर्स हैं जो अपनी वॉइस उठाते हैं इलेक्शन द्वारा, इलेक्शन जैसे मान लीजिए कि पूरे में किसी एक गवर्नमेंट बनी है लेकिन कहीं बाई इलेक्शन हुआ, वहाँ एक तरह से वोटर्स ने उस गवर्नमेंट को हरा दिया, उस पार्टी को हरा दिया, जिससे एक तरह से मैसेज आता है कि हमें लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। आगे हम चलते हैं तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन से एक और सेक्शन से हम कवर कर रहे हैं, हाउ स्ट्रीमिंग कंपनीज आर यूजिंग द हॉलीवुड राइटर्स स्ट्राइक टू मूव AI।
तो मैं आपको बता देता हूँ बैकग्राउंड, आप ये पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या न्यूज़ है, ये बहुत न्यूज़ में बना रह रहा है तो मैं आपको इसलिए कवर करा देता हूँ। तो एक राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका करके राइटर्स का एसोसिएशन है, जो कहानीकार होते हैं, जो कहानियाँ लिखते हैं। तो राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका ने करीबन 100 दिन पहले से एक स्ट्राइक कर रखी है, और वो स्ट्राइक किस मसले से है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है स्टोरी राइटिंग के मामले पर, और जो ह्यूमन हैं, जो राइटर्स हैं, इन्हें जो इन पेमेंट मिलना चाहिए, इन्हें बहुत कम पेमेंट मिल रहा है। तो इसी को लेकर ये स्ट्राइक पर गए हुए हैं। और जो बाकी जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, डिज्नी, वार्नर ब्रॉस, नेटफ्लिक्स, यूनिवर्सल, ये पिक्चर मोशन, इनके सबके जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं इनके साथ बात कर रहे हैं। अब ये जब इस बार जब उनकी बात होती है इस चीज़ पर कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, उनकी वेजेस में वृद्धि हो, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाया जाएगा, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो किताबें पढ़ेगा, जहाँ से वो लर्निंग करेगा, क्या वो इन्हीं की किताबों को पढ़कर अपनी लर्निंग बढ़ाएगा, तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये सब कंसर्न है। और इन्होंने एक मीटिंग की डिज्नी, वार्नर ब्रॉस, नेटफ्लिक्स लोगों से। तो वहाँ पर जाके क्या एक दावा किया गया, क्या वादा किया गया डिज्नी, वार्नर ब्रॉस, नेटफ्लिक्स, यूनिवर्सल द्वारा कि ईयर ऑन ईयर 3 साल में हम 13% वेज में इंक्रीज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो AI जनरेटेड कंटेंट है उसकी बात इन्होंने नहीं की है। और एक कंपनी है AMPTP, तो ये क्या कहती है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जो भी लिखा हुआ जनरेटेड कंटेंट होगा उसे हम लिटरेरी मटेरियल की कैटेगरी में नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेगा, जो वो लर्न करेगा, तो वो राइटर्स की बुक, जो ह्यूमन राइटर है उसी की बुक को पढ़ के वो सीखेगा सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से इनका कहना है कि जो ह्यूमन है उसे कंसर्न देने के लिए जो AI का जनरेटेड कंटेंट होगा उसे लिटरेरी मटेरियल नहीं माना जाएगा। अब ये लेकिन एक मामले में शांत रहे, एक मामलों में इन्होंने नहीं बताया, कोई भी चीज़ नहीं बताई गई। वो है कि AI के जो मॉडल हैं, वो जो स्क्रिप्ट, जिन स्क्रिप्ट पर उन्हें ट्रेन किया जाएगा, तो वो भी राइटर की कंसेंट से ही लिखे जाएंगे या नहीं। और जो स्क्रिप्ट AI पढ़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्क्रिप्ट को पढ़ेगा, जो भी स्टोरी को पढ़ेगा, वो जिस राइटर द्वारा लिखी गई है, तो क्या उसे कंपेंसेशन दिया जाएगा या नहीं। तो यही है बेसिकली इसमें। हम आगे चलते हैं, ये न्यूज़ में बना रहता है, आता रहता है, हम कवर करते रहते हैं इसे। हम आगे चलते हैं तो आगे एक लॉ मिनिस्ट्री से न्यूज़ आ रही है। तो लॉ मिनिस्ट्री के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जो प्रेसिडेंट थे भारत के, इससे फॉर्मर प्रेसिडेंट है भारत के रामनाथ कोविंद, इन्हें ब्रीफिंग दी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। अभी हमने वन नेशन वन इलेक्शन कवर किया। मैंने आपको बताया कि 8 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है वन नेशन वन इलेक्शन के जो भी रिकमेंडेशंस हैं उन पर फैसला लेने के लिए। अब जो इसी को लेकर जो भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, इन्हें जो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री है उनके ऑफिशियल्स ने ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, जो भी इसके अंदर है वो इन्हें बताया। हमने कवर कर लिया है डिटेल में, तो वही सब चीज़ें इन्हें भी बताई गई। आगे हम चलते हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू आया है, GDP सेंट्रिक व्यू चेंजिंग टू ह्यूमन सेंट्रिक वन। ये प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू है G20 की समिट से पहले। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जानना है G20 के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप कवर करें इसे, बिल्कुल याद करें, समझ लें G20 को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम। तो G20 बेसिकली क्या है, पहले एक संस्थान थी जिसका नाम था G8। जर्मनी में एक मीटिंग होती है और इस G8 में 12 और देशों को शामिल कर लिया जाता है, जिसके बाद इसे बना दिया जाता है G20। तो एक तरह से क्या है G20 एक इकोनॉमिक आर्म है, इकोनॉमिक फैसले लेता है। ये किन्हें किन्हें रिप्रेजेंट करवाता है, ये गवर्नर्स को रिप्रेजेंट करवाता है सेंट्रल बैंक के,
साथ ही साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट कराता है ये किसी भी देश के, जो भी देश। चालू क्यों किया गया था G20? क्योंकि हमें देखने को मिला था कि 1999 के टाइम पे एशिया जो था उसमें क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, जिसकी वजह से इसका जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो बढ़ता जा रहा था एशिया का, जिसे लेकर G20 की गठना की गई थी। दो चीज़ मैंने आपको बता दी कि ये G8 का अगला वर्जन है जिसे हम G20 कहते हैं, पहले ये G8 कहलाता था। इसमें 12 नए मेंबर्स ऐड हुए 1999 में, जिसके बाद इसे G20 कहे जाने लगा। अब आपको G20 के मेंबर्स के बारे में पता रहना चाहिए कि G20 के करीबन जो भी मेंबर्स हैं तो 85% जो विश्व की GDP है वो इंक्लूड करते हैं जो G20 मेंबर्स हैं। अच्छे चाइना, इंडिया, US ये सब G20 के ऑलरेडी मेंबर्स हैं। आपको सारे मेंबर G20 के बाय हार्ट याद रखने हैं, आपको समझना है, और ये इंटरव्यू आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने ये छोड़ दिया है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, ये ब्लैक कलर में क्वेश्चंस हैं और ये इनके आंसर्स हैं। तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि G20 की मीटिंग होने जा रही है भारत के अंदर। अब भारत प्रेसिडेंसी होल्ड किए हुए है G20 की इस साल के लिए। अगली साल भारत इस प्रेसिडेंसी को ब्राज़ील को पकड़ाने जा रहा है। तो उसी को लेकर जो समिट है भारत के अंदर न्यू दिल्ली में जो होने जा रही है अभी अगले हफ्ते सितंबर में ही, उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने पहले ही इंटरव्यू दिया है और इन्होंने बताया है कि कैसे जो G20 है वो एक तरह से सबसे इन्फ्लुएंशियल ब्लॉक निकल के आया है और भारत कैसे अपनी जो इंटेलिजेंस है, जो नॉलेज है वो शेयर कर रहा है G20 देशों के साथ। और जो G20 का वर्ल्ड का जो आज गाइडिंग प्रिंसिपल है वो सबका साथ सबका विकास पर ही आ गया है। और कब से देखने को मिला कि पोस्ट कोविड के टाइम से क्या हुआ, पहले लोग बस अर्थव्यवस्था की बात करते थे, GDP की बात करते थे। किसी देश की GDP जैसे बहुत अच्छी है तो माना जाता था कि वो देश बहुत विकसित है। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो कोरोना काल के बाद से ह्यूमन सेंट्रिक व्यू है, जो पहले GDP सेंट्रिक था, वो देखने को मिला है चेंज। अब जो ह्यूमंस की बात होती है वो ज़्यादा होती है, जैसा कि वैक्सीनेशन हुआ, फ्री वैक्सीनेशन कराया गया लोगों का, और गरीबों की मदद के लिए अनाज अभियान चलाया गया। तो इन सब चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो GDP सेंट्रिक व्यू था वर्ल्ड का वो अब अपना परसेप्शन बदल रहा है कोरोना लॉकडाउन के बाद से, और अब ह्यूमन सेंट्रिक पर आ रहा है ये। तो एक तरह से ये बात करते हैं कि जो ये नई ग्रुपिंग आ रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, जो कोरोना के बाद से पोस्ट कोविड जिसे हम कहते हैं उसके बाद से देखने को मिला है, तो इसमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है। आगे हम चलते हैं। तो आदित्य L1 से मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको न्यूज़ कवर करा दी थी। आदित्य L1 के बारे में मैंने आपको बता दिया और साथ ही साथ ये बता दिया कि आदित्य L1 क्या कर रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड इसरो की एक न्यूज़ लिखी गई है कि आदित्य L1 ने ये मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे ऐसे चक्कर काटेगा अर्थ के अराउंड, तो इसने अपनी ऑर्बिट और बड़ी कर ली है। यही है बेसिकली इसमें। अब ये जब ऑर्बिट इसकी डिज़ायर्ड ऑर्बिट पे आ जाएगा ये, तो ये अपना इंजन ऑन करेगा और थोड़ा सा बूस्ट लेके अपना डायरेक्शन चेंज करके L1 ऑर्बिट की तरफ बढ़ जाएगा, L1 पॉइंट की तरफ बढ़ जाएगा, जिसे हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। तो एक न्यूज़ आ रही है, सेंटर्स दीक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म टू ऑफर AI हेल्प। बता देता हूँ मैं आपको क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो दीक्षा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। ये क्या करता है? ये ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड कराता है, जैसे कोई बच्चे के लिए किताबें, कोर्सेज, NCERT की बुक्स और वीडियोस, तो ये सब आपको एक जगह पर यहाँ दीक्षा के पोर्टल पर मिल जाएगा। अब दीक्षा क्या करने जा रहा है कि ये एक AI जो है, तो AI को पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग जिसे हम कहेंगे, इसे दीक्षा के जो प्लेटफॉर्म है उसमें इंक्लूड किया जा रहा है,
जिससे जो भी बच्चा जो पढ़ने आएगा दीक्षा के प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ई एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर, तो एआई उसकी मदद कर सकता है, उसके कोर एरियाज को पहचान सकता है, उसकी गलतियों को पहचान सकता है, और ये एक तरह से बेनिफिशियल होने जा रहा है। आपको जो दीक्षा है, दीक्षा स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, आप इसे अच्छे से कवर करें, क्योंकि ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, जैसे कि हम जानते हैं कि अब हम डिजिटल मूव कर रहे हैं। अब जो किताबों का, जो पेपर्स का वर्ड था, उससे हम डिजिटल वर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव एक लॉन्ग रन इनिशिएटिव है भारत सरकार का, दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है। तो आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से समझना है और कवर करना है कि इसके क्या क्या प्रावधान हैं। आगे हम चलते हैं तो वर्ड सेक्शन से एक न्यूज़ आ रही है श्रीलंका से। तो क्या हुआ है श्रीलंका में कि अदानी ग्रुप है, जो अदानी का एनर्जी ग्रुप है, वो और श्रीलंका की गवर्नमेंट ने एक पैक्ट साइन किया है, डील साइन की है। $400 मिलियन का एक प्रोजेक्ट होने जा रहा है ये, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ। कहाँ पर? मन्नार के ऊपर, जो श्रीलंका के ऊपर नॉर्थ पार्ट में है मन्नार, वहाँ पर। क्यों इसे लिखा गया है? तो श्रीलंका की मीडिया का कहना है कि जो डील है ये श्रीलंका की गवर्नमेंट और अदानी कंपनी के बीच में, तो इसे एक तरह से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कहा जा रहा है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अदानी जो फर्म है वो प्राइवेट फर्म है, लेकिन श्रीलंका में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या देखने को मिल रहा है कि जो अदानी फर्म है इसे गवर्नमेंट फर्म माना जा रहा है, और जो डील हो रही है ये प्रोजेक्ट की, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील मानी जा रही है। इसका प्रोविज़न गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट माना जा रहा है। यही था बेसिकली आज के न्यूज़पेपर में। कैसा लगा आपको आज का हमारा एनालिसिस? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।